जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी हैं। 32,438 पदों पर आरआरबी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये जो बैच हमने स्टार्ट किया है ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये स्पेशल रेलवे के लिए ये बैच लाया गया है। रेलवे के सभी छात्र जैसे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले छात्र और एनटीपीसी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये बैच अमृत साबित होने वाला है और इसकी आपसे कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। इस बैच में हम सबसे पहले साइंस का जो सिलेबस है उसको खल्लास करेंगे, उसको खत्म करेंगे। उसके बाद अन्य चीज़ों की तरफ हम बढ़ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप सभी जानते हैं साइंस का वेटेज रेलवे के एग्जाम में ज़्यादातर देखा जाता है और साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं अन्य चैप्टर के अन्य सब्जेक्ट के अलावा। तो साइंस को हम पहले खल्लास करेंगे, उसके बाद अन्य जो सब्जेक्ट हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो आज जो आपकी जो क्लास रहने वाली है वो साइंस की रहने वाली है। किसकी? साइंस की। और साइंस में भी हमने सबसे पहले भौतिकी को लिया है, यानी कि फिजिक्स को लिया है। साइंस में हम सबसे पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री। इस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको ये वचन देता हूं, अगर मेरे साथ अंत तक आप बने रहते हैं, इन क्लासों से आप अंत तक जुड़े रहते हैं, तो एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसा नहीं आएगा साइंस का जिसका जवाब आपके पास न हो। जितने भी साइंस के प्रश्न आपकी परीक्षा में आरआरबी ग्रुप डी की में पूछे जाएंगे वो सभी हमारी इस क्लास से होंगे, हमारी इन क्लासों से होंगे जो हम चैनल पर चलाने वाले हैं। ये मैं आपको वचन देता हूं। अगर ऐसा ना हो तो आप जो कहेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जो हमारी ये क्लास चल रही है, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच आपके लिए लाया गया है स्पेशली रेलवे के लिए, अगर आरआरबी ग्रुप डी में साइंस से कोई भी प्रश्न बाहर जाता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। जो आप कहेंगे वो आपके लिए सेवा हम करेंगे अगर ऐसा होता है तो। बस आपको करना क्या है, अंत तक क्लासों के साथ जुड़ा रहना है, इस बैच के साथ बने रहना है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स में जो आज हमारा चैप्टर है वो है मात्रक एवं मापन। कौन सा है? मात्रक एवं मापन। ये हमारा पहला चैप्टर आज रहने वाला है, मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर दोस्तों फिजिक्स का बेस माना जाता है, आधार माना जाता है। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है, आपको भौतिकी का अध्ययन करना है, तो सबसे पहले आपको मात्रक एवं मापन यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यही उद्देश्य है हमारा कि हमने ये चैप्टर सबसे पहले कराने की हम कोशिश कर रहे हैं और आशा करता हूं इस चैप्टर को आप अच्छे से समझेंगे, क्लास से अंत तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही तय करेगा कि आपके आगे का सफर कैसा रहने वाला है। अगर फिजिक्स में आप अपनी स्टडी बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो आपको ये चैप्टर मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिजिक्स का बेस होता है। आगे भी इन चीजों की आपको प्रत्येक चैप्टर में जरूरत पड़ती रहेगी, तो इस पर आप विशेष ध्यान दें। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भौतिक राशियां। क्या? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले भौतिक राशियां। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है, ये प्रश्न बनता है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। कई मेरे भाई, कई छात्र ऐसे होंगे जो पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अचानक से ही नॉन टेक्निकल फील्ड में ये चीजें आ जाती हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, आसान भाषा में, और जो सबसे निचला स्तर है वहां से फिजिक्स को उठाकर लाएंगे और आसमान तक ले जाएंगे। इसकी चिंता आप ना करें। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों, भौतिक राशि वे होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिनका हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें मतलब हम माप सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे आप बताइए आपकी हाइट कितनी है, यानी कि आपकी लंबाई कितनी है, तो आप मुझे क्या बताओगे? जैसे मैंने आपसे प्रश्न किया कि आपकी लंबाई कितनी है, यानी कि आपकी हाइट कितनी है, तो आपने बताया कि सर जी हमारी हाइट 180 सेंटीमीटर है। कितनी है? 180 सेंटीमीटर है। 180 हाइट आपने बता दी। तो लंबाई को हमने क्या किया? माप लिया। लंबाई हमने माप ली, तभी तो बताया 180 सेंटीमीटर है। तो ऐसी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं वही भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं भौतिक राशियां लिखा हुआ है। तो भौतिक राशि कौन सी होती हैं? ऐसी सभी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं, वो सभी भौतिक राशियां होती हैं। क्या होती हैं? भौतिक राशियां। जिसमें एग्जाम्पल आपने देखा लंबाई। जैसे मैंने आपसे पूछा आपकी लंबाई कितनी है,
तो आपने बताया 180 सेंटीमीटर, यानी कि हम लंबाई को माप सकते हैं। तो लंबाई एक क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई भैया। लंबाई क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई एक, क्योंकि हम लंबाई को माप सकते हैं। हमने लंबाई को माप लिया है, तो लंबाई क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी हो गई क्या, लंबाई। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट कितना है, भार, यानी कि द्रव्यमान अगर मैं पूछना चाहूं, वैसे द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, लेकिन अभी के लिए आप द्रव्यमान ही समझें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका द्रव्यमान क्या है, यानी कि आपका वजन कितना है, तो आपने जैसे बताया कि हमारा जो द्रव्यमान है वो है 70 किलोग्राम। क्या है, 70 किलोग्राम। आपने बता दिया मुझे 70 किलोग्राम। तो हमने द्रव्यमान को क्या कर लिया, मेजर कर लिया, द्रव्यमान को माप लिया। इसका मतलब द्रव्यमान भी क्या है, एक भौतिक राशि है। तो ऐसी सभी राशियां जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं, वो क्या होंगी, वही भौतिक राशियां होंगी दोस्तों। तो क्या ये दो ही होती हैं, नहीं, कितनी भी हो सकती हैं। जिन राशियों को हम माप सकते हैं, जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं, वो सभी क्या हो जाएंगी, भौतिक राशियां हो जाएंगी। जैसे कि समय हो गया, क्या हो गया, समय। तो समय को क्या हम माप सकते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि हमें पढ़ते हुए कितना समय हो गया, हमें पढ़ते पढ़ते कितना समय हो गया, तो आपने बताया सर जी 1 घंटा हो गया, मैं तो पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, 1 घंटा। तो इसका मतलब आपने समय को क्या कर लिया, मेजर कर लिया, यानी कि समय को माप लिया आपने। तो अगर आपने समय को माप लिया है, तो समय एक क्या हो जाएगा, तो समय भी एक क्या हो जाएगा, भौतिक राशि हो जाएगा। यानी कि जो आपका समय है वह भी क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, यानी कि भौतिक राशि होता है। आशा करता हूं दोस्तों भौतिक राशि आपको समझ में आई होगी क्या होती है। तो अब यहां देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है किताबी भाषा में। तो जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है वो क्या होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं। अब इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं समझाऊंगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो पहले तो बात ये बनी कि भौतिक राशि वे होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, यानी कि जिनका मेजर कर सकते हैं, वो क्या होती हैं, भौतिक राशि होती हैं। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का क्या चक्कर है भैया, तो इसे ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने आपके सामने कोई आयताकार प्लेट यहां पर रख दी। क्या कर दिया, आयताकार प्लेट आपके सामने यहां पर रख दी। ये क्या है, एक आयताकार प्लेट है, यानी कि रेक्टेंगुलर एक प्लेट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसकी लंबाई बताओ भैया क्या होगी, इसकी लंबाई बताओ क्या होगी, तो आप क्या करोगे, एक स्केल लेकर आओगे और मुझे आराम से ये चीज बता दोगे कि इसकी लंबाई इतनी है भैया। ऐसे मान के चलो 10 सेंटीमीटर है, तो आप स्केल लाओगे और स्केल से इसे माप के आसानी से बता सकते हो कि इसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्लेट की चौड़ाई बताओ मुझे आप, तो भी आप स्केल के माध्यम से बता सकते हैं कि इसकी चौड़ाई ये होगी। ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो आपने बता दिया चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। तो जैसे ही मैंने आपसे पूछा इसकी लंबाई क्या है, तो 10 सेंटीमीटर है भैया, चौड़ाई क्या है, 5 सेंटीमीटर है भैया। तो ये क्या हो गया, ये एक डायरेक्ट मेथड हो गया, क्या हो गया, प्रत्यक्ष तरीका हो गया किसी चीज को मापने का, क्योंकि इसमें आपने किसी का भी सहारा नहीं लिया है, किसी अन्य राशि का सहारा नहीं लिया है। आपने डायरेक्टली ये बता दिया कि लंबाई जैसे ही मैंने पूछी तो 10 सेंटीमीटर है भैया, चौड़ाई पूछी तो 5 सेंटीमीटर है भैया। लेकिन अगर मैं इस प्लेट का आपसे क्षेत्रफल पूछ लूं, क्या पूछ लूं, एरिया पूछ लूं, क्षेत्रफल पूछ लूं भैया, इस प्लेट का क्षेत्रफल आप मुझे बताओ, क्या पूछ लूं, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब क्या आप डायरेक्टली क्षेत्रफल बता सकते हैं, नहीं बता सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब L इंटू बी। तो 10 सेंटीमीटर क्या हो गई लंबाई और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तब इसका क्षेत्रफल 50 आएगा, कितना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आएगा। तो क्या ये क्षेत्रफल आपने डायरेक्टली बताया, नहीं, पहले आपने लंबाई और चौड़ाई का गुणा किया, उसके बाद क्षेत्रफल निकल के आया। तो ये जो क्षेत्रफल आपने मेजरमेंट क्षेत्रफल का किया है, जो क्षेत्रफल की आपने माप निकाली है, ये एक इनडायरेक्टली मेथड है, यानी कि एक अप्रत्यक्ष तरीका है, क्योंकि आपने क्षेत्रफल को डायरेक्ट नहीं बता पाया है। और जो आपसे मैंने लंबाई पूछी थी, तो आपने लंबाई डायरेक्ट बता दी थी भैया 10 सेंटीमीटर होगी, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ा, लंबाई और चौड़ाई का सहारा लेना पड़ा। तो ये एक कैसा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, यानी कि अप्रत्यक्ष तरीका है माप का, मेजरमेंट का अप्रत्यक्ष तरीका है। और लंबाई बताना
एक डायरेक्ट तरीका यानी कि प्रत्यक्ष तरीका है किसका, मेजरमेंट का, यानी माप लेने का क्या है, डायरेक्ट तरीका है। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है, ऐसी वे सभी राशियां जिनकी माप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से की जा सकती है वे सभी क्या होंगी, भौतिक राशियां होंगी। भैया हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी माप तो इनडायरेक्ट मेथड से निकली है यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से निकली है तो ये भौतिक राशि नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। चाहे प्रत्यक्ष रूप से माप निकले चाहे अप्रत्यक्ष रूप से माप निकले, होगी वो भौतिक राशि ही। ये दोनों ही क्या होंगी, भौतिक राशि होंगी। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। भौतिक राशियां क्या होती हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। जैसे कि द्रव्यमान हो गया, क्या हो गया, द्रव्यमान। तो क्या भैया द्रव्यमान को हम माप सकते हैं? जी हाँ, माप सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं आपका वजन कितना है तो आप बता देंगे 70 किलो है, 65 किलो है। जैसे आप दुकान से कोई सामान खरीद के लाए, जैसे मैं पूछ लूं आप कितने किलो चीनी लेकर आए हैं तो आप बता देंगे कि 3 किलो चीनी लाए हैं। तो द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं भैया। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एक भौतिक राशि हो जाएगा। लंबाई को माप सकते हैं, जी हाँ माप सकते हैं, तो ये भी एक भौतिक राशि हो जाएगी। समय को माप सकते हैं क्या भैया, तो समय को भी माप सकते हैं भाई, समय को माप सकते हैं तो समय भी एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब आगे बात बल की। क्या, यहां कुछ मेरे भाई कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको मैं समझा देता हूं। बल, क्या बल भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, क्या भौतिक राशि होता है बल? तो जी हाँ, क्या आप बल को माप सकते हैं? तो बिल्कुल माप सकते हैं, क्यों नहीं माप सकते। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार जो गांव में ट्रैक्टर खरीद के ले आते हैं तो उसको पूछते हैं कि इसमें कितने हॉर्स पावर का ये है, यानी कि इसकी पावर कितनी है। और पावर, बल से ही पावर बनती है, शक्ति। वो चीजें आगे चल के आप समझ जाओगे कि शक्ति बल में क्या अंतर होता है। तो क्या पूछा जाता है भैया, कितने हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर है, मतलब इसकी ताकत कितनी है, कितना बल है इसमें ट्रैक्टर में। तो फिर हम बताते हैं कि इतने हॉर्स पावर का है, तो इसका मतलब हमने बल को भी माप लिया है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि उस वस्तु पर इतना बल लगाया जाए, तो क्या हुआ, हमने इतना बल लगाया जाए, फिर हम बताएंगे कि इतना न्यूटन बल लगाया जाए। तो बल को भी हम माप सकते हैं। अगर बल को हमने माप लिया है तो फिर इसका मतलब बल क्या है, एक भौतिक राशि है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, ये कोई सरफेस है और इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कोई वस्तु रखी हुई है। अगर हमें इसको आगे की तरफ ले जाना है तो हमें पीछे से इस पर बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स, इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है, जो आप आगे सभी चीजें जान जाएंगे। यानी कि हम बल को भी माप सकते हैं, और बल को अगर हमने माप लिया है तो बल भी एक क्या होगा, भौतिक राशि होगा, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी होगा। आशा करता हूं ये सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे है भौतिक राशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण। अभी पिछली स्लाइड में हमने समझा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। एक बार निष्कर्ष और बताता हूं। वे राशियां जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम माप सकते हैं, वे क्या होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं। जैसे हमने लंबाई को माप लिया तो लंबाई एक भौतिक राशि हो गई। जैसे हमने समय को माप लिया तो समय एक भौतिक राशि हो गया। इसी तरीके से जिस भी राशि को हम माप सकते हैं वही भौतिक राशि होगी। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण भैया जो है वो दो आधार पर किया जाता है, दिशा एवं परिमाण के आधार पर। किसके आधार पर, दिशा एवं परिमाण के आधार पर, और मापन एवं मात्रक के आधार पर। अब ये क्या चक्कर है भैया, दो आधार पर क्यों किया जाता है? तो इसको समझने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि मानव कितने प्रकार का होता है, तो आप उसके कई आधार बना सकते हैं। जैसे अगर आप जेंडर के आधार पर बताओ तो बता सकते हो दो तरह का होता है, मेल और फीमेल। अगर आप अमीरी और गरीबी के आधार पर बताओ तो बता दोगे दो तरह का होता है, गरीब और अमीर। और अगर एजुकेशन के आधार पर आप बताओ तो बता सकते हो कि कुछ ग्रेजुएट हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हैं और कुछ 12th पास ही है बस। तो हम, जैसे मैंने आपसे पूछा मानव कितने प्रकार का होता है, तो उसके अलग अलग आधार हो सकते हैं। उनके विभाजन करने के या उनका वर्गीकरण करने के अलग अलग आधार हो सकते हैं। कोई उनका विभाजन एजुकेशन के आधार पर कर सकता है, कोई जेंडर के आधार पर कर सकता है, या कोई उनके निवास स्थान पर कर सकता है। जैसे कि अफ्रीकन होते हैं मानव,
अमेरिकन भी होते हैं, इंडियन होते हैं, यूरोपियन होते हैं, तो उनके निवास स्थान के आधार पर भी मानव का विभाजन किया जा सकता है। इसी प्रकार सिमिलरली भौतिक राशियों का विभाजन दो तरीके से दो आधार पर किया जाता है। पहला आधार है दिशा एवं परिमाण के आधार पर। पहला आधार कौन सा है? तो दिशा एवं परिमाण के आधार पर हम भौतिक राशियों का विभाजन करते हैं। पहला ये है। और दूसरा है मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। इस पर आप अभी फोकस ना करें, केवल यहां आ जाएं, इस पर ध्यान दें। दिशा एवं परिमाण के आधार पर, दिशा एवं परिमाण के आधार पर जो भौतिक राशियां होती हैं वो दो तरह की होती है दोस्तों। भौतिक राशियां दिशा एवं परिमाण के आधार पर दो तरह की होती हैं। एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। कौन सी? सदिश राशि। दिशा एवं परिमाण के आधार पर कितनी तरह की होती हैं? तो दो तरह की होती हैं दोस्तों, अदिश राशि और सदिश राशि। उस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है, उसे बाद में समझेंगे। पहले आप यहां फोकस करें। भौतिक राशियों का वर्गीकरण दो आधार पर किया हमने, दिशा एवं परिमाण के आधार पर और मापन एवं मात्रक के आधार पर। दिशा एवं परिमाण के आधार पर दो तरह की भौतिक राशि होती है, अदिश राशि होती है और सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्या झमेला है, समझ में नहीं आया तो समझाऊंगा मैं, अभी तो मैंने समझा ही नहीं, पढ़ के सुनाया है बस। अब समझो कैसे समझना है। तो भौतिक राशि दिशा, एक कौन कौन से शब्द यहां पर आए? तो एक तो देखो भैया दिशा आया और एक परिमाण आया। क्या आया? दिशा और परिमाण। तो दिशा तो आप सभी जानते ही होंगे, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूं कि दिशा तो आप सभी जानते ही होंगे। रही बात परिमाण की, तो परिमाण होता है भैया कि कोई चीज कितनी है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके घर में कितने किलोग्राम चीनी है, तो आपने कहा कि 5 किलो चीनी है। तो जो 5 है वो चीनी का क्या हुआ? परिमाण हुआ। यानी कि कोई चीज कितनी है उसी को क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वे क्या होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। और जिन्हें केवल परिमाण के माध्यम से दर्शाया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, वो अदिश राशि होती है। एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे दोस्त। बात आती है अदिश राशि पर। कौन सी राशि पर? अदिश राशि पर। तो अदिश राशियों के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपको दुकान से चीनी लेकर आनी है, क्या लेकर आनी है? दुकान से चीनी लेकर आनी है, तो आप दुकानदार से जाकर क्या बोलोगे? आपको दुकान से चीनी लेकर आनी है तो आप दुकानदार से क्या बोलोगे कि भाई साहब 5 किलोग्राम चीनी दे दो। यही तो बोलोगे, 5 किलोग्राम चीनी दे दो, 5 किलोग्राम चीनी दे दो, ये बोलोगे। क्या आपको इसमें यह बोलने की जरूरत है कि 5 किलोग्राम चीनी उत्तर दिशा की तरफ दे दो? क्या ये बोलने की आपको जरूरत है? क्या हम ये बोलेंगे कि 5 किलोग्राम चीनी दक्षिण दिशा की तरफ दे दो? नहीं, इस तरीके से नहीं बोलेंगे। केवल हमें इतना ही बोलना है कि भाई साहब 5 किलो चीनी दे दो। इतना ही पर्याप्त है, संभव है, इसी से काम हो जाएगा। दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप चीनी लेने जाओगे तो दिशा की आवश्यकता नहीं है। चीनी क्या है? 5 किलोग्राम, ये बताया क्या है? चीनी का द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को किसी को बताने में, दर्शाने में या फिर व्यक्त करने में आपको किसकी आवश्यकता नहीं पड़ी? दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी भैया। दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी द्रव्यमान को व्यक्त करने में। तो इसका मतलब ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है भैया। अब ध्यान से एक बार फिर सुनो। ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वे अदिश राशियां होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। जैसे कि द्रव्यमान, मैं आपसे कहूं कि 5 किलो गुड़ लेकर आओ, तो 5 किलो गुड़ लाने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं है। दुकानदार से आप ये नहीं कहोगे जाकर कि दक्षिण दिशा की तरफ 5 किलो गुड़ दे दो, ये नहीं आप कहोगे। बस इतना कहोगे 5 किलो गुड़ दे दो, तो आपको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसीलिए द्रव्यमान कैसी राशि हुई? अदिश राशि हुई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा हमारी क्लास को चलते हुए कितना समय हो गया, क्या समय की बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि हमारी क्लास को चलते चलते कितना समय हो गया, तो आपने बताया भैया 10 मिनट हो गई। क्या 10 मिनट हो गई? हमारी क्लास को चलते हुए कितनी मिनट हो गई? 10 मिनट हो गई। तो क्या इसमें दिशा की आवश्यकता है? क्या आपको यह कहना है कि उत्तर दिशा की तरफ 10 मिनट हो गई कि दक्षिण दिशा की तरफ 10 मिनट हो गई? नहीं दोस्त, ऐसे नहीं कहना है।
बस इतना बता दोगे भैया क्लास को चलते चलते 10 मिनट हो गई, ये नहीं कहोगे कि उत्तर दिशा की तरफ 10 मिनट हो गई। तो इसका मतलब समय व्यक्त करने में भी दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो समय भी एक कैसी राशि हुई? अदिश राशि हुई दोस्त। कैसी? अदिश राशि हुई। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो यहां पर देख लेते हैं क्या लिखा गया है आपके लिए। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। कौन सी राशियां होती है? अदिश राशियां, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती हैं जिन्हें ओनली परिमाण के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि द्रव्यमान, द्रव्यमान का भी आपने एग्जाम्पल देखा। चीनी लाने के लिए आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि किस दिशा में चीनी लेनी है। तो चीनी कैसी राशि हो गई? अदिश राशि, क्योंकि दिशा की आवश्यकता नहीं है। अब समय की, तो समय का भी आपने एग्जाम्पल देखा। आयतन, आयतन की बात करें तो आयतन होता है भैया वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। तो जैसे कि आयतन, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 लीटर दूध दे दो। क्या कहूं मैं? 2 लीटर दूध दे दो। तो 2 लीटर दूध मांगने के लिए मुझे ये नहीं कहना कि 2 लीटर दूध पूर्व दिशा की तरफ दे दो या 2 लीटर दूध पश्चिम दिशा की तरफ दे दो। ये चीज मुझे नहीं कहनी है। बस मैं इतना ही कहूंगा 2 लीटर दूध दे दो, उसी में आप मुझे दूध दे दोगे। तो आयतन कैसी राशि हुई? दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी एक अदिश राशि हो गई। उसके बाद आई भैया चाल। क्या आई? चाल। उसके बाद आई चाल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप चाल का मतलब होता है स्पीड। क्या? स्पीड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी स्पीड में बाइक चलाते हैं, आप कितनी स्पीड में बाइक चलाते हैं, या अभी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपकी कार की या आपकी बाइक की स्पीड क्या है? तो आप क्या कहोगे? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है या फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये नहीं कहोगे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है पूर्व दिशा की ओर। ऐसे नहीं, स्पीड को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण ही पर्याप्त है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस दिशा में मेरी इतनी स्पीड है, ये बात कहने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने स्पीड पूछी है तो आप साफ साफ बता सकते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्पीड को व्यक्त करने के लिए ओनली परिमाण की आवश्यकता है। तो परिमाण क्या हुआ भैया? परिमाण की आवश्यकता है, ओनली दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो चाल क्या हुई? एक अदिश राशि हुई। क्या हुई? एक अदिश राशि हुई। इसी प्रकार दूरी होती है भैया, इसी प्रकार दूरी होती है। दूरी को व्यक्त करने के लिए भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ओनली परिमाण की आवश्यकता होती है। दिशा की, आप दिशा बिना बताए भी दूरी को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा आगरा और जयपुर के बीच में कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, तो आप कह सकते हैं भैया 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पूर्व दिशा पश्चिम दिशा की ओर। हालांकि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन दूरी को ओनली बिना दिशा के भी व्यक्त किया जा सकता है, वो मैंडेटरी नहीं होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है कि भैया 200 किलोमीटर पूर्व की ओर है, तो वहां आप कंफ्यूज ना हो, वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। दूरी को हम ओनली परिमाण के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, इसीलिए दूरी क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। तो अदिश राशि कौन कौन सी भैया? द्रव्यमान, समय, आयतन, चाल और दूरी, ये सभी अदिश राशियां हो गई, यानी कि स्केलर क्वांटिटी हो गई। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। सदिश राशि, सदिश राशियां। अब देखो, कोई भी बच्चा दिशाहीन ना हो, उसके लिए मैं बता देता हूं कि हम भौतिक राशियों का वर्गीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण, मतलब इनको बांट रहे हैं। किसके आधार पर? दिशा एवं परिमाण के आधार पर। जिसमें हम अदिश राशि पढ़ चुके हैं, अब हम सदिश राशि पढ़ेंगे। उसके बाद हम भौतिक राशियों का विभाजन मापन एवं मात्रक के आधार पर करेंगे। उसमें हम देखेंगे मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो कोई भी दिशाहीन नहीं होगा, थोड़ा सा भी हमारी क्लास से नहीं भटकेगा। अपना पूरा मोटिव याद रखें, भौतिक राशियों का वर्गीकरण हमें करना है। तो किसके आधार पर? दिशा एवं परिमाण के आधार पर, जिसमें हमने अदिश राशि पढ़ ली है। अब सदिश पढ़ेंगे। उसके बाद मापन मात्रक के आधार पर विभाजन करेंगे और मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां पढ़ेंगे। तो दोस्त अब आते हैं सदिश राशि पर। किस पर? सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो आपको साथ नहीं छोड़ना है दोस्तों। एक स्टडी का, आपके पढ़ने के तरीके का एक क्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रम। जहां आपने हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, वहीं आप भटक जाओगे और आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। क्रम होना चाहिए और व्यवस्थित क्रम होना चाहिए कि किस चीज के बाद आपको कौन सी चीज पढ़नी है। तो उसी तरीके से पढ़ें, चीजों को स्किप ना करें,
और पूरी एक सीरीज बनाएं कि हम ये चीज पढ़ रहे हैं, ये इससे रिलेटेड, उस तरीके से अपनी स्टडी को प्लान करें, बीच में स्किप ना करें चीजों को। सदिश राशियां क्या है? सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो अभी तक हमने अदिश राशि में देखा कि वे राशियां जो ओनली परिमाण के माध्यम से व्यक्त की जा सकती हैं, अदिश राशियां होती हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी और परिमाण की भी आवश्यकता पड़ेगी। मतलब आपको परिमाण भी बताना होगा और दिशा भी बतानी होगी। तो वे राशियां कौन सी हो जाएंगी? फिर सदिश राशियां हो जाएंगी भैया। तो एग्जाम्पल में आपके लिए क्या है? बल है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसे समझोगे? जैसे मान के चलिए ये आप हो, क्या हो? ये आप हो भैया, ये आप हो। अगर बल आपको इस दिशा में लगाया जाए, बल अगर आपको यहां से नीचे से बल लगाया जाए, ऊपर आपको धक्का मारा जाए, यहां से बल लगाया जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको ऊपर उछालने की कोशिश हो रही है। क्या हो रहा है? आपको ऊपर उछालने की कोशिश हो रही है। और अगर आपके सिर पे से बल लगाया जाए नीचे की ओर, नीचे की ओर आपके सिर पे से बल लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब आपको दबाने की कोशिश हो रही है, आपको पिचकाने की कोशिश हो रही है। अगर इस दिशा से बल लगाया जाए, पीछे से बल लगाया जाए, तो इसका मतलब आपको धक्का देने की कोशिश हो रही है, आपको ढकेलने की कोशिश हो रही है। अगर सामने से बल लगाया जाए, तो इसका मतलब आपको पीछे ढकेलने की कोशिश हो रही है, पीछे खींचने की कोशिश हो रही है, आपको पीछे धक्का देने की कोशिश हो रही है। तो भैया जो बल होता है, बल होता है, बल में दिशा क्या होती है? आवश्यक होती है, क्योंकि बल तभी पता चलेगा कि किस चीज की बल लगा के हम किस चीज की कोशिश कर रहे हैं, क्या काम करना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? दिशा बतानी पड़ेगी भैया, कि मुझ में बल लगाया गया, किससे? पीछे से, तो हमें पता चल जाएगा धक्का मारा। ऊपर से बल लगाया गया तो आपको दबाया गया, हम समझ जाएंगे। नीचे से बल लगाया गया तो आपको उछाला गया, हम समझ जाएंगे। आगे से बल लगाया गया तो हम समझ जाएंगे आपको पीछे धक्का दिया गया। तो बल में क्या आवश्यक है? दिशा आवश्यक है भैया। अगर आपको बल लगाना है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? दिशा भी होनी चाहिए कि किस दिशा में बल लगाना है। जैसे मान के चलिए कोई कार है, स्टार्ट नहीं हो रही है, कोई कार है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ड्राइवर साहब आपसे कहते हैं क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या हमारी गाड़ी को धक्का लगा सकते हैं? क्या हमारी गाड़ी में आप धक्का लगा सकते हैं? क्योंकि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, धक्का लगाकर यानी कि बल लगाकर उसे स्टार्ट करवा दो। क्या तो ड्राइवर आपको दिशा नहीं बताएगा? अगर ड्राइवर आपको दिशा नहीं बताएगा तो क्या पता आप पीछे की तरफ ढकेलने लग जाओ और पीछे कुआं हो और आप कुएं में डाल दो गाड़ी को। तो ड्राइवर को दिशा बतानी पड़ेगी कि पीछे की ओर धक्का लगाओ या आगे की ओर धक्का लगाओ। यानी कि बल लगाने, जब आपको बल लगाना पड़ेगा या आप बल लगाना चाहते हैं तो आपको दिशा भी पता होनी चाहिए कि किस दिशा में बल लगाना है। जैसे कि आप कभी कभी आपने 12th में जब स्टडी की होगी तो वहां फिजिक्स में आता होगा कि एक ऑब्जेक्ट किसी सतह पर रखा है और उस पर 12 न्यूटन या 10 न्यूटन का बल उत्तर की दिशा तरफ लगाया जाता है या ऊपर दिशा की तरफ लगाया जाता है। तो बल को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने कार वाले एग्जाम्पल से समझा, अगर कोई भी ड्राइवर आपको धक्का लगाने के लिए कहता है तो दिशा जरूर बताएगा, नहीं तो आप हो सकता है गाड़ी को पीछे ढकेल दें, खाई में डाल दें, या फिर वो पीछे धक्का मारने की बोले आप आगे ले जाएं गाड़ी को। तो बल का इस्तेमाल करने के लिए क्या होनी चाहिए? दिशा होनी चाहिए। तो बल एक कैसी राशि हो गई? परिमाण की आवश्यकता तो है ही है, साथ ही साथ दिशा की आवश्यकता भी है। तो बल एक सदिश राशि होती है। विस्थापन, वेग और संवेग, ये एग्जाम्पल भैया मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी। ये एग्जाम्पल मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको कि विस्थापन सदिश होती है, कि वेग सदिश होती है, कि संवेग सदिश होती है। ये तो फिर एक तरह से रटने वाली बात हो जाएगी, रटाने वाली बात हो जाएगी। जैसे ही हम इस चैप्टर से आगे बढ़ेंगे, मोशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गति, उसमें आप वेग संवेग सब कुछ समझ जाएंगे। तो आप चुटकियों में अपने आप बता दोगे कि भैया संवेग तो कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। अभी से याद करने मत बैठ जाना कि भैया ने बता दिया सदिश राशि, विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, संवेग सदिश है, दूरी अदिश है। ऐसे ये पागलपंती मत करना,
इन चीजों को मैं आगे क्लियर कराता चलूंगा और सभी को अच्छी तरीके से आपको याद कराऊंगा। एक एक चीज का ऑपरेशन करेंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो एग्जाम में आपसे पूछी जाए और उसका जवाब आपके पास ना हो। करना क्या है, क्लास से अंत तक जुड़े रहना है और इस बैच से अंत तक जुड़े रहना है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। तो दोस्त इन पर आपको ध्यान नहीं देना है, बस इतना समझ लीजिए कि ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां होती हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। अब देखिए कोई भी दोस्त बिछड़े ना, उसके लिए फिर से मैं एक बार आपको अपना पाथ यानी कि रूट दिखाता हूं। तो भौतिक राशियों का क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटी हम कर रहे हैं, जिसमें दिशा के आधार पर हमने वर्गीकरण कर लिया है। दिशा परिमाण के आधार पर अदिश राशि और सदिश राशि होती हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं। ये जो वर्गीकरण है आपका, इसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब दूसरे आधार पर हम भौतिक राशियों का विभाजन करेंगे यानी कि वर्गीकरण करेंगे। किस आधार पर? मापन मात्रक के आधार पर। दो तरह की होती है भैया भौतिक राशि। मापन मात्रक के आधार पर कै तरह की होती है? दो तरह की, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब हमको ये पढ़ना है, वो हम पढ़ चुके हैं, कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है भैया? मूल राशियां। कौन सी हैं? मूल राशियां। मात्रक एवं मापन। मूल राशियां किसका विभाजन है? तो भौतिक राशियों का एक पार्ट है, एक हिस्सा है मूल राशियां। तो मूल राशियां कौन सी राशियां होती हैं? तो वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये चीज हम कैसे पता करेंगे? तो एक तो जैसे ये आयताकार प्लेट मैंने आपके सामने रखी, क्या है? ये कोई एक आयताकार प्लेट है। अगर मैंने आपसे पूछा कि इसकी लंबाई बताओ, तो आप बहुत ही आसान तरीके से डायरेक्टली बता सकते हैं कि भैया इसकी लंबाई तो इतनी है, डायरेक्टली बता दोगे ये चीज। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी चौड़ाई कितनी है, तो ये चीज भी आप डायरेक्टली बता दोगे, भैया इसकी चौड़ाई तो इतनी है। लेकिन मैं आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ लूं, क्या पूछ लूं? क्षेत्रफल पूछ लूं, तो इसके लिए आपको किसी अन्य राशि का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। जैसे आयताकार प्लेट है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। कौन सा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये फॉर्मूला लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ये फॉर्मूला लगाओगे या नहीं लगाओगे? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ा? लंबाई और चौड़ाई का। और जब हम लंबाई निकाल रहे थे तो आपने किसी का भी सहारा नहीं लिया, आपको किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि आपकी लंबाई कितनी है, तो आपने बहुत आसान तरीके से बता दिया 180 सेंटीमीटर। इसका मतलब किसी अन्य राशि की आपने सहायता नहीं ली। जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, आपको लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए, तब आप क्षेत्रफल बता पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लंबाई है ये राशि किसी पर निर्भर नहीं है। अपने मान के लिए, अपनी वैल्यू के लिए लंबाई किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। और क्षेत्रफल लंबाई पर निर्भर है। अगर मैं इसकी लंबाई को बढ़ा दूं तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, चौड़ाई को बढ़ा दूं तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? अगर इस प्लेट की मैं लंबाई बढ़ा दूं तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और चौड़ाई बढ़ा दूं तब भी बढ़ जाएगा, और दोनों को कम कर दूं तो कम हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल लंबाई पर निर्भर करता है और चौड़ाई पर निर्भर करता है। तो वे भौतिक राशियां जो अपने मान के लिए, अपनी वैल्यू के लिए किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर करेंगी, वो क्या होंगी? व्युत्पन्न राशियां। और जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करेंगी, वो होंगी मूल राशियां। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? वे राशियां जो अन्य किसी भौतिक राशि पर डिपेंड हैं अपनी वैल्यू के लिए, वो क्या होंगी? व्युत्पन्न राशियां। और जो किसी पर निर्भर नहीं है, जो स्वतंत्र हैं, वो अपने मान के लिए किसी दूसरी राशि की हेल्प नहीं ले रही हैं, वो होंगी मूल राशियां। जैसे कि ये सभी है, देखो मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, यानी कि इनको किसी अन्य भौतिक राशि की जरूरत नहीं है अपने मान प्राप्त करने के लिए, अपनी वैल्यू प्राप्त करने के लिए। जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी लंबाई कितनी है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं भैया इतनी है, आपको किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं है। तो लंबाई कैसी राशि हुई? एक मूल राशि हुई। अगर मैं आपसे पूछूं कि समय कितना हो गया, आपको दौड़ते दौड़ते कितना समय हो गया, तो आप
बहुत आसानी से बता सकते हैं भैया 20 मिनट हो गई, इसका मतलब आपको किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने आपसे पूछा कितना समय हो गया आपको पढ़ते पढ़ते, आपने बता दिया भैया 2 घंटे हो गए, इसका मतलब समय निकालने के लिए, समय का मान निकालने के लिए आपने किसी अन्य राशि का यूज नहीं किया है। तो समय कैसी राशि हुई? समय भैया एक मूल राशि हुई, क्योंकि समय बताने के लिए किसी अन्य राशि पर निर्भर होना नहीं है। तो द्रव्यमान हो गया भैया। क्या द्रव्यमान भी एक मूल राशि होती है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे आपका द्रव्यमान पूछूं, भैया आपका द्रव्यमान कितना है, बता दोगे 80 किलो है, इसका मतलब आपको अन्य किसी राशि की जरूरत नहीं पड़ी द्रव्यमान निकालने के लिए। तो द्रव्यमान एक मूल राशि है। लंबाई, लंबाई इतनी देर से यहां पर कथा चल रही है लंबाई की। समय, समय आप समझ ही गए होंगे। जैसे ही मैंने आपसे कहा पढ़ते पढ़ते कितना समय हो गया, 2 घंटे हो गए भैया, तो किसी अन्य राशि की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। तो समय कैसा है? एक मूल राशि है। तापमान, ऐसे ही तापमान होता है भैया, और विद्युत धारा भी ऐसे ही होती है, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन सभी को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इन तीनों से आप अच्छी तरह परिचित हैं, क्योंकि आपकी डेली रूटीन में ये चीजें यूज होती हैं। अगर आपने कभी जीवन में फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो आपको ये अजनबी लगेंगे अभी, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसीलिए इनको बस अभी अपने दिमाग में बसा लो, बस थोड़ी सी इन पर निगाह एक बार लगा लो कि ये भी कुछ होते हैं। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे मैं सब चीजें क्लियर आपको कराऊंगा। तो जो भैया मूल राशियां होती हैं इनकी संख्या फिक्स है, ये 7 ही हैं। 7 ही ऐसी राशि हैं जिन्हें अपने मान के लिए, अपनी वैल्यू के लिए किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। कौन कौन सी है? द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। ये 7 वे राशियां हैं जिनका अगर आप मान निकालना चाहें, आप वैल्यू निकालना चाहें, तो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करेंगी। यानी कि ये इनका मान बताने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये कैसी राशियां हुई? मूल राशियां हुई। वहीं अगर कोई ऐसी राशि है जिसका मान निकालने के लिए वो किसी अन्य राशि पर निर्भर है, तो वो फिर व्युत्पन्न राशि होगी। कौन सी? व्युत्पन्न, यानी कि डेरिवेट क्वांटिटी होगी वो। कौन सी? जैसे कि क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल किस पर निर्भर है? लंबाई और चौड़ाई पर। अगर हमारे पास लंबाई चौड़ाई नहीं है तो क्षेत्रफल भी नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्षेत्रफल लंबाई पर निर्भर है। और अगर ये किसी पर निर्भर है तो कैसी क्वांटिटी हुई? व्युत्पन्न क्वांटिटी। यानी कि कौन सी क्वांटिटी? व्युत्पन्न क्वांटिटी, डेरिवेट क्वांटिटी। आगे चलते हैं। ये है व्युत्पन्न राशियां। ये चीज आप समझ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। किन पर निर्भर करेंगी? मूल राशियों पर। जैसे भैया क्षेत्रफल था, क्या था? क्षेत्रफल था आपका, क्या था? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या आया? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या लंबाई मूल राशि है? जी हाँ, मूल राशि होती है। मैंने आपको अभी बताया, लंबाई बताने के लिए किसी भी अन्य राशि की जरूरत नहीं है, तो लंबाई एक मूल राशि है। और चौड़ाई भी तो एक तरह की लंबाई ही होती है। क्या होती है? चौड़ाई और लंबाई, ये कोई अन्य अलग अलग राशियां नहीं है भैया, ये एक ही राशि के अलग अलग 2 नाम है, बस ये समझ लो। ये भी क्या होती है? ये भी लंबाई और चौड़ाई सेम दूरी के सेंस में यूज होती हैं, यानी कि इनका मतलब एक ही है, नाम अलग अलग है। तो क्षेत्रफल कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड है? लंबाई पर। और लंबाई क्या है? एक मूल राशि है। तो यहां पर वही बात आपके लिए बताई गई है कि वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, तो क्षेत्रफल किस पर निर्भर कर रहा है? मूल राशि पर, क्योंकि लंबाई एक मूल राशि है। तो क्षेत्रफल क्या हुआ? व्युत्पन्न राशि हुई भैया। ये क्या हुई? व्युत्पन्न राशि हुई। जैसे कि मान के चलिए कोई घनाभ हो, क्या हो? घनाभ हो। तो अगर मैं घनाभ का आयतन आपसे पूछूं, क्या पूछूं? घनाभ का आयतन आपसे पूछूं, तो आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अब आयतन किस पर निर्भर कर रहा है भैया? लंबाई पर निर्भर कर रहा है, ऊंचाई पर और चौड़ाई पर। तो लंबाई क्या है? एक मूल राशि है। तो आयतन किस पर निर्भर हुआ? मूल राशि पर निर्भर हुआ। तो जो भी राशि मूल राशि पर निर्भर होगी वो क्या होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। ये भी कह सकते हैं किसी अन्य राशि पर निर्भर हो तब भी वो क्या होगी? व्युत्पन्न राशि होगी, डेरिवेट क्वांटिटी होगी। तो यहां पर जो आपका आयतन है वो भी व्युत्पन्न राशि है, और जो क्षेत्रफल है वो भी एक व्युत्पन्न राशि है, एक डेरिवेट क्वांटिटी है।
क्या भैया ये 4 ही होती हैं? बल, वेग, घनत्व, ऊष्मा, शक्ति, क्या ये 4-5 ही होती हैं? क्या इनकी भी संख्या मूल राशियों की तरह फिक्स है? तो ऐसा नहीं है। मूल राशियों की संख्या फिक्स है, 7 है, लेकिन व्युत्पन्न राशियों का कोई भी हिसाब किताब नहीं है। ये कितनी भी हो सकती हैं। आगे हो सकता है कई अन्य राशियां भी आपके 100-200 साल बाद आपके साथ फिजिक्स में जुड़ जाएं, तो उनकी कोई गारंटी नहीं है और ना ही इनकी कोई गिनती है। डेरिवेट क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशियां बहुत होती हैं, अनेकों होती हैं, कोई भी हो सकती हैं। वे सभी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करेंगी वो सभी डेरिवेट क्वांटिटी हो जाएंगी, यानी कि व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगी, लेकिन मूल राशियां 7 ही है। क्या है? 7 है। ये चीज आपको याद रखनी है। आशा करता हूं ये सभी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इसी तरीके से क्लास के साथ बने रहें। अगर आपको सभी चीजें क्लियर हुई हैं, आपके जो डाउट थे वो क्लियर हुए हैं, तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।